हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, उसको आगे लेकर चलेंगे। हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे कि हम चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना। ये कौन सा दो पार्ट सर? एक तो था कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा था हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी। हम चैप्टर जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर हम इसको कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे। सर हमारा यूनिट 1 चल रहा था, आप कहाँ से चैप्टर में आ गए? यूनिट 1 के अंदर 3 पार्ट है, एक डिमांड, दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर और तीसरा सप्लाई। डिमांड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम दूसरा पार्ट कंज्यूमर बिहेवियर, या उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, वो पढ़ रहे हैं। और इसके कंप्लीट होने के बाद हम सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सेमेस्टर 1 में है, किसी का सेमेस्टर 2 में है, किसी का अलग कोई सेमेस्टर में है, ओडिशा के अंदर ही। बिकॉज इकोनॉमिक्स एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, MD1 है इसका कोड। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने MD1 को, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में, जब बहुत सारा ऑप्शंस मिला तो अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग ऑप्शंस चूज किए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज में ओडिशा के अंदर में इकोनॉमिक्स है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जिनका सेमेस्टर 1 में एंटरप्रेन्योरशिप और ई कॉमर्स का सब्जेक्ट है, वो तो हम पढ़ाएंगे ही, ठीक है, उसका कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। लेकिन अभी हम फिलहाल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ेंगे। जिनका एंटरप्रेन्योरशिप सेमेस्टर 1 में है, उनका इकोनॉमिक्स जनरली सेमेस्टर 2 में है। और जिनका सेमेस्टर 1 में इकोनॉमिक्स है, उनका सेमेस्टर 2 में एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो इंटरचेंज्ड है बहुत सारे कॉलेजेस में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं जब भी बोल रहा हूँ सेमेस्टर 1, इसका मतलब अगर तुम्हारे बीकॉम के जर्नी में NEP के अकॉर्डिंग किसी भी सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है, तो यही वो सिलेबस है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस ने अलग अलग सेमेस्टर में इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बाकी सिलेबस सब में सेम है, ठीक है। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल के अंदर हम ऑलरेडी हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं पिछले क्लास में। हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन भी समझे थे, हम एग्जाम्पल भी लिए थे कि पहला समोसा खाएंगे या पहला आइसक्रीम खाएंगे तो कितना यूटिलिटी मिलेगा। दूसरा, हम कब जाकर स्टॉप करेंगे, जब प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी होगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्डिनल यूटिलिटी का टॉपिक था, ये हम ऑलरेडी पढ़ लिए। आज हम इसका दूसरा पार्ट, जिसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका एक और नाम इनडिफरेंस कर्व भी है, इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो आज हम इनडिफरेंस कर्व, इसका मतलब ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बात? पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिट 1 के अंदर 3 पार्ट, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हम दूसरा पढ़ रहे हैं। दूसरा पार्ट को अगर हम डिवाइड करें तो दो पोर्शन में आता है, एक कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसके बाद ऑर्डिनल कंप्लीट होने के बाद, जो कि हमें नॉर्मली 2 to 3 क्लासेस लगेगा, 2 to 3 वीडियोज में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम जाएंगे सप्लाई वाले टॉपिक के अंदर में, ठीक है। चलो आ जाओ। सर सिलेबस खत्म हो जाएगा? यस, 100% हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि यूनिट 1 है जिसका कंटेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, इस वजह से टाइम लग रहा है। यूनिट 1 के होने के बाद यूनिट 2, 3, 4 में कंटेंट उतने बड़े नहीं है, तो वहां पर हमें उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आ जाओ, जो भी है हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसको डेवलप किया था हिक्स एंड एलन ने, हिक्स और एलन, तो मिलाकर नाम पड़ गया हिक्सियन एनालिसिस, ठीक है। हिक्स बोल के एक ऑथर था और एलन एक ऑथर था, JR हिक्स और RGD एलन। ये दोनों ने मिलकर इस कॉन्सेप्ट को बनाया था, इसीलिए इसका एक और नाम क्या पड़ गया, हिक्सियन एनालिसिस, या फिर हम इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी बोला करते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो कार्डिनल यूटिलिटी में हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमको कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके एग्जैक्टली बताना पड़ता था
कि हम कितना यूटिलिटी मिला, हमें हमें कितना मजा आया। जैसे पहला आइसक्रीम खाकर हमें 100 यूटिल्स मिला, क्या तुम ये मेजर कर सकते हो एग्जैक्टली कितना यूटिल्स मिला? नहीं कर सकते। नॉर्मली कोई भी पर्सन इसको मेजर नहीं कर सकता। हाँ, वो ये बता सकता है कि बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या वो न्यूमेरिक टर्म्स में एग्जैक्टली बता सकता है कितना अच्छा लगा? नहीं बता सकता। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या फायदा है कि हमें ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में हमें दो प्रोडक्ट दिया जाएगा, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। मान लो ये आइसक्रीम है और ये चॉकलेट है। आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों तुम्हें कंज्यूम करना है, पहले आइसक्रीम करो या पहले चॉकलेट करो, तुम्हें दोनों कंज्यूम करना है। दोनों कंज्यूम करके तुम्हें ये बताना है कि कौन से प्रोडक्ट में तुम्हें ज्यादा मजा आया, आइसक्रीम में ज्यादा मजा आया या चॉकलेट में ज्यादा मजा आया। बात समझ रहे हो? यस। तो तुम्हें आइसक्रीम और चॉकलेट कंज्यूम करके ये बताना है कि आइसक्रीम खाकर ज़्यादा मज़ा आया या चॉकलेट खाकर ज़्यादा मज़ा आया, जो कि एक नॉर्मल इंसान अपने लाइफ में ये काम कर सकता है। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर हमें यूटिलिटी को मेज़र नहीं करना है, हमें दो प्रोडक्ट को कंपेयर करके बताना है कि कौन से कॉमोडिटी को कंज्यूम करके हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। बात समझ में आ गया? चलो आ जाओ, अब आते हैं बुक के अंदर में। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा यहाँ का दूसरा टॉपिक है। ठीक है, आ जाओ। कौन कौन इस टॉपिक को दिया था? जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन ने इस कॉन्सेप्ट को निकाला था। दोनों के नाम को मिलाकर हमें मिल गया हिक्सियन एनालिसिस। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब होता है, आओ देखते हैं। एज पर थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, a graphical representation of various alternative combination। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक ग्राफ बनाएंगे हम, जो कि इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ग्राफ बनाने वाले हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, हमारे पास बहुत सारा ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस होगा। और बंडल ऑफ टू गुड्स, ध्यान रखना इंडिफरेंस कर्व में हम हमेशा एक साथ दो ही कॉमोडिटी को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिया आइसक्रीम और चॉकलेट, तो ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स among which a consumer is indifferent। इसको लेकर कंज्यूमर क्या रहेगा? इनडिफरेंट रहेगा, मतलब उसको कॉम्बिनेशन ए दो या कॉम्बिनेशन बी दो, उसके लिए सेम है। जैसे कि मैं तुम्हें पहले थोड़ा डायग्राम और इसमें लेकर चलता हूं, ठीक है, फिर हम पीछे आएंगे और फिर समझेंगे। यहां पर देखो, मैं एक टेबल बनाया हूं, हमारे पास दो ऑप्शंस है, एप्पल्स हैं एंड बनाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर पी बोले, पहला ऑप्शन हमें दिया गया है एक एप्पल और 15 बनाना। तुम्हारे पास एक बास्केट है, जिस बास्केट में एक ठो एप्पल और 15 बनाना है। ठीक है, बास्केट नंबर 2 में दो एप्पल और 10 बनाना है। बास्केट नंबर 3 में 3 एप्पल और 6 बनाना है। बास्केट नंबर 4 में 4 एप्पल और 3 बनाना है। बास्केट नंबर 5 में 5 एप्पल और 1 बनाना है। मतलब 5 अलग अलग प्रकार का तुम्हें बास्केट बनाकर दिया गया है। ठीक है, एक प्रकार से तुम इमेजिन करो कि तुम्हें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, पांचों ऑप्शंस में से तुम्हें किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि तुम्हें पांचों कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करके इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब चाहे तुम ऑप्शन पी लो, क्यू लो, आर लो, एस लो या टी लो, हर में तुम्हारा जो टोटल यूटिलिटी है वो सेम रहने वाला। क्योंकि एप्पल को कंज्यूम करोगे, फर्स्ट एप्पल को जितना यूटिलिटी मिलेगा, 15 बनाना को कंज्यूम करोगे जितना यूटिलिटी मिलेगा, टोटल कर दो, ये मान लो कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर दो एप्पल है, एप्पल बढ़ गया तो यूटिलिटी इंक्रीज हो गया होगा, बनाना कम हो गया तो यूटिलिटी डिक्रीज हो गया होगा। ओवरऑल ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा? इसके साथ इक्वल हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तीसरा में अगेन एप्पल इंक्रीज हो गया और बनाना फिर से डिक्रीज हो गया, दोनों को ऐड कर दो तो फिर से ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 5 ऑप्शंस बना रहे हैं, 5 अलग अलग बास्केट्स बना रहे हैं। पांचों बास्केट में कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन हम देने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन पी ले, क्यू ले, आर ले, एस ले, टी ले, हर एक ऑप्शन उसके लिए सेम है। बात समझ में आ गया? तो अगर हम पांचों ऑप्शन को लेकर एक डायग्राम बना दें, ठीक है, ये रहा पी क्यू आर एस टी, ये सब को ज्वाइन कर दें, ये सब को ज्वाइन करने से हमें एक कर्व मिल गया। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस कर्व। नाम क्या है? इनडिफरेंस।
जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? जिसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस। तो इनडिफरेंस का मतलब हो गया चाहे तुम पॉइंट P में हो, Q में हो, R में हो, S में हो या T में हो, तुम्हारे लिए कोई डिफरेंट नहीं है, तुम ऑल में इक्वल सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हो। तो इनडिफरेंस कर्व हमें शो करता है कि हम इक्वल सेटिस्फेक्शन गेन कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी पॉइंट पर क्यों ना खड़े हो। हम P में खड़े हो, Q में हो, R में हो, S में हो, T में हो, किसी में भी हो, हमें हमेशा क्या मिलने वाला है? इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला। बात समझ में आ गया इंडिफरेंस कर्व का मतलब? बेसिकली मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है? तुम्हारे पास एक्टिवा है, एक्सेस है, और क्या कहता है, प्लेजर है, अलग अलग ब्रांड्स की स्कूटी हैं। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है तुम्हें पॉइंट ए से बी जाना है, चाहे तुम एक्टिवा में जाओ, एक्सेस में जाओ, प्लेजर में जाओ, तीनों समान है। तो ये कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, चाहे वो ऑप्शन पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो या टी हो, सभी को किसी को भी कंज्यूम करके तुम्हें उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। हर एक ऑप्शन सेम सेटिस्फेक्शन तुम्हें प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर तुम चाहे किसी भी स्कूटी में जाओ, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था ए से बी में जाना, तुम ए से बी में जा रहे हो, तुम इन तीनों ऑप्शन में से तुम्हें कोई भी ऑप्शन दिया जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारे लिए सारा ऑप्शन क्या है? इक्वल है। उसी तरीके से ऑप्शन पी, क्यू, आर, एस, टी इस तरीके से बनाया गया है कि वो सारा ऑप्शन हमारे लिए इक्वल होगा। बात समझ में आ गया? तो सर इसमें क्वांटिटी तो अलग अलग है। हाँ, क्वांटिटी अलग अलग है, क्योंकि एप्पल का क्वांटिटी बढ़ रहा है तो बनाना का क्वांटिटी कम हो रहा है। तो एप्पल में जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बनाना में उतना सेटिस्फेक्शन हमारा सैक्रिफाइस हो जाएगा। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आ गया? इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन को बनाया गया है। बात समझ रहे हो? तो इनडिफरेंस कर्व क्या है? इनडिफरेंस कर्व इस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ऑप्शंस, कितना सारा ऑप्शंस हैं जिसके बीच में एक कंज्यूमर इनडिफरेंट है, चाहे तुम उसको P दो, Q दो, R दो, S दो या T दो, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, वो सब ऑप्शन उसके लिए इक्वल है। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं बुक के अंदर में। पीछे चलते हैं, आ जाओ यहाँ। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं हमारे डेफिनेशन को। डेफिनेशन क्या बोलता है? इनडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम पढ़े ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। हमें बहुत सारा ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, जैसे हमारे एग्जांपल में P, Q, R, S एंड T, 5 ऑप्शंस हमें दिया गया था। 5 ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स, 2 ठो कॉमोडिटी होना चाहिए। हमारे एग्जांपल में एप्पल एंड बनाना, among which consumer is indifferent, जिसके बीच में कंज्यूमर indifferent होगा। बात समझ में आ गया? डेफिनेशन। Alternatively, indifference curve is the locus of point that shows such combination of two commodity which give the consumer same satisfaction, जहां पर कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, एज सीन इन शेड्यूल, कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनाना, चाहे उसको P कॉम्बिनेशन दो या फिर उसको कोई और कॉम्बिनेशन दो, हर में उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि टोटल यूटिलिटी उसका सेम रहे। और वैसे तो यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन भी अलग अलग होता है, प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है, टाइम टू टाइम अलग अलग होता है। समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ऐसा बनाया गया है। बात समझ रहे हो? When this combination are represented graphically and joined together, we get an curve that is known as indifference curve, जिसको हम indifference curve बोलते हैं। In the diagram, apples are measured on x-axis and banana on the y-axis. Clear है बात? चलें आगे। Yes. Different combinations on apples and bananas. These points are joined with the help of a smooth curve known as indifference curve. The combination P, Q, R, S and T give equal satisfaction. ये सब हमें क्या दे रहा है? Equal satisfaction दे रहा है to a consumer, and therefore he is indifferent among them. This combination are together known as indifference set. ये सभी को मिलाकर क्या बनता है? हमारा indifference set बनता है। बात समझ में आ गया? indifference map में आते हैं। ठीक है, indifference map क्या होता है? जिस तरीके से indifference curve होता है, उसी तरीके से indifference map होता है। ठीक है, इंडिफरेंस मैप हमें क्या दिखाता है? इंडिफरेंस मैप हमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को शो करता है।
इंडिफरेंस मैप बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को शो करता है। पहले आ जाते हैं डायग्राम में, ठीक है। देखो इंडिफरेंस मैप, दिस इज इंडिफरेंस मैप। ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, कुछ चीज समझाने का कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व 1 IC1 का। अगर मैं पॉइंट ए में हूं, पॉइंट बी में हूं, ये पॉइंट मान लो सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, क्या ये पॉइंट मेरे लिए अलग अलग है? एज पर सेटिस्फेक्शन ये सभी पॉइंट मेरे लिए इक्वल है, क्योंकि हम अभी बात किए थे सारे इक्वल सेटिस्फेक्शन के पॉइंट को ज्वाइन करके क्या बनता है, हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है। जो IC1 बनाया गया होगा वो क्लियरली उन पॉइंट्स को लेकर बनाया गया होगा जिसमें सेटिस्फेक्शन इक्वल रहने वाला है। तो मैं IC1 के किसी भी पॉइंट में हूं, चाहे पॉइंट ए बी सी डी ई किसी में भी हूं, वो मेरे लिए हमेशा क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला। लेकिन जैसे ही मैं IC1 से IC2 की तरफ जाऊंगा, मतलब जंप करके ऊपर जाऊंगा, मान लो यहां पर आ गया, यहां आ गया, या यहां आ गया, या यहां आ गया, कहीं पे भी आ गया, जो कि एक हाइयर इंडिफरेंस कर्व है। IC2 एक हाइयर है ना, ये IC2 है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं IC2 को रेड से मार्किंग करता हूं, ठीक है। ये मेरे लिए IC2 है, दिस इज 2। ये क्या है, IC1, और ये है मेरे लिए IC3। तो IC2 मेरे लिए क्या है, एक हाइयर इंडिफरेंस कर्व है जो IC1 के ऊपर है। तो कोई चीज अगर IC1 के ऊपर है तो ये मुझे ऑब्वियस सा बात है अलग सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर मान लो इसका सेटिस्फेक्शन 100 यूटिल्स है तो ऑब्वियसली इसका सेटिस्फेक्शन जो उससे हाइयर है तो 100 से ज्यादा होगा। तो मान लो ये कितना है, 200 यूटिलिटी दे रहा होगा। उससे अगर और ऊपर जाएंगे तो IC3 है, तो ये मुझे मान लो 300 यूटिल्स दे रहा होगा। तो अब मुझे एक चीज बताना, सिंपल सा लॉजिक, IC1, IC2, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, विच इज बेटर? कौन सा बेस्ट है इसमें से? ए बी सी तीनों में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है? सर ऑब्वियस सा बात है पॉइंट सी सबसे अच्छा है, क्योंकि वो एक हाइयर इंडिफरेंस कर्व में है। कस्टमर क्या चाहता है, कंज्यूमर चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, और IC2 एक हाइयर इंडिफरेंस कर्व है, इसका मतलब वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो हमारे लिए सी क्या होगा, सी इक्वल्स टू बेस्ट पॉइंट। अच्छा डी, सी और डी में कौन सा ज्यादा अच्छा है? सर सी और डी में दोनों इक्वल है। C इज इक्वल टू डी, क्यों? क्योंकि दोनों किस में बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हैं। देखो दोनों ब्लू लाइन के ऊपर हैं, इस वजह से दोनों का सेटिस्फेक्शन हमारे लिए इक्वल रहेगा। वैसे ही ए और इक्वल्स टू बी होगा, यस, ए और बी इक्वल हैं, सी और डी इक्वल हैं, लेकिन ए और बी दोनों सी और डी के मुकाबले छोटे हैं। ए और बी दोनों सी और डी से छोटे हैं, क्योंकि सी और डी एक हाइयर इंडिफरेंस कर्व में है और वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, आओ इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ते हैं। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को मिलाकर एक डायग्राम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। Indifference curve represent all the combination which provides some level of satisfaction. However, every higher or lower level of satisfaction can be shown on different indifference curve. It means infinite number of indifference curve can be drawn. एक इंडिफरेंस मैप के अंदर बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मैं चाहूं तो इसके ऊपर और भी कर्व्स ड्रॉ कर सकता हूं, जितना चाहूं उतना ड्रॉ कर सकता हूं, इसके नीचे भी कर सकता हूं, है ना। तो जितना चाहूं ऊपर की तरफ, जितना चाहूं नीचे की तरफ मैं कर्व ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? इट मस्ट बी नोटेड दैट हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्जर बंडल ऑफ गुड्स, विच मीन्स मोर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। अब ये मोनोटॉनिक प्रेफरेंस क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोटॉनिक प्रेफरेंस? क्लियर है बात? यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलो यहाँ के लिए हम एक बार स्टॉप करते हैं। अभी इंडिफरेंस कर्व हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और हमें कुछ
2 क्लासेस लगेगा इंडिफरेंस कर्व को पूरा कंप्लीट करने में। उसके बाद फिर हम सप्लाई वाले टॉपिक पर जाएँगे। ठीक है? बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।